किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और किस तरीके से करंट बनती है, ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। उम्मीद है कि डायरेक्शन निकालने का तरीका आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? सबको आ गया? जिन लोगों ने क्लास ली थी उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिन लोगों ने कल क्लास ली थी उन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा, करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फैराडे लॉज की। ठीक है, लिख दो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग फैराडे लॉज। फैराडे लॉज, फैराडे लॉ। ठीक है, अब ये फैराडे के वो वाले लॉज नहीं है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, वो अलग लॉज हैं, ये अलग लॉज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। फैराडे का फर्स्ट लॉ तो कोई खास नहीं है। फैराडे का फर्स्ट लॉ तो सिर्फ इस बात को बताता है कि आप फ्लक्स में चेंज करो तो वोल्टेज बनेगा और वोल्टेज बनेगी तो करंट बनेगी। ठीक है, मतलब फैराडे के फर्स्ट लॉ में कोई बहुत अच्छी बात या कोई बहुत बड़ी बात हमें नहीं बताई जाती है, कोई ऐसी बात नहीं बताई जाती है जो हम लोगों को ना पता हो। फैराडे का फर्स्ट लॉ बड़ा बेसिक सा है कि भैया फ्लक्स में चेंज कराओ, जैसे ही आप फ्लक्स में चेंज कराओगे कॉइल के अंदर एक वोल्टेज बनेगा, कॉइल के अंदर क्या बनेगा, और उस वोल्टेज से करंट बनेगी। ये हमारा फैराडे का पहला लॉ है। सही मायने में तो हमें सिर्फ दो लॉ पढ़ने हैं, जिसका नाम है फैराडे सेकंड लॉ और फैराडे थर्ड लॉ। ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, लिखिए द EMF produced in the coil, the EMF produced in the coil, the EMF produced in the coil is directly proportional to the, is directly proportional to the, is directly proportional to the change in magnetic flux, change in magnetic flux with respect to time, change in magnetic flux with respect to time, change in magnetic flux with respect to time, with respect to time। देखो बेटा, हमारे पास में टॉपिक है फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फैराडे सेकेंड लॉ क्या है? मान लीजिए कि कोई कॉइल हमें दे रखी है बेटा ऐसे, और कॉइल के जस्ट बगल में एक मैग्नेट रखी हुई है कुछ ऐसे। यह है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यह है मैग्नेट का साउथ पोल, और ये मैग्नेट धीरे धीरे कॉइल के नजदीक आ रही है। धीरे धीरे कॉइल के क्या आ रही है? जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक आएगी तो कॉइल से जो पास होने वाली लाइंस का नंबर है, कॉइल से पास होने वाली लाइंस का जो नंबर है वो बढ़ेगा। कॉइल से पास होने वाली लाइंस का नंबर बढ़ेगा यानी फ्लक्स चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? पर सेकेंड जितना फ्लक्स चेंज होता है कॉइल के अंदर उतना ही वोल्टेज बनता है। यानी फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज बनेगा बेटा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में ये माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वोल्टेज जिस वजह से बनता है उसी का ओपोज करता है। जैसे ये वाली कॉइल है, ये मैग्नेट इसके नजदीक जा रही है, इस वाली कॉइल के अंदर वोल्टेज बन क्यों रहा है? क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे कॉइल के फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो यहाँ एक करंट बन रही है, यहाँ एक वोल्टेज बन रहा है। तो फैराडे का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कलेक्टिवली इस बात को कहते हैं कि जिस वजह से वोल्टेज बनता है उसी का ओपोज करता है। मैं ये कहूंगा कि भैया इस कॉइल के अंदर वोल्टेज इसलिए बन रहा है क्योंकि ये मैग्नेट इसके पास आ रही है। समझ आ रही बात? मैग्नेट के पास आने की वजह से वोल्टेज बन रहा है, तो ये जो कॉइल है ना ये मैग्नेट के पास आने का ही ओपोज करेगी। मैग्नेट के पास आने का ही क्या करेगी? मैग्नेट को पास नहीं आने देना चाहेगी। मैग्नेट तो पास आना चाहेगी, ये मैग्नेट को दूर भगाएगी। मैग्नेट को क्या करेगी? मैग्नेट को रिपेल करेगी। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से मैंने यहां माइनस साइन का यूज किया है, और माइनस साइन इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो वोल्टेज बनेगा बच्चों,
ये जो स्मॉल ई आप लोगों को दिख रहा है, इस स्मॉल ई का नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव, नाम में भले ही फोर्स आ रहा है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? या हम लोग इसे कहेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज, या हम लोग बेटा इसे कहेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है। ये जो डी फाई आपको दिख रहा है, डी फाई, इस डी फाई का नाम है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो dt आपको दिख रहा है dt, इस dt का नाम है बच्चों चेंज इन टाइम। क्या नाम है बच्चों? चेंज इन टाइम। समझ आ रही है बात? अगर फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो कॉइल के अंदर वोल्टेज बनेगा और उसी वोल्टेज की वजह से करंट बनेगी। माइनस साइन क्या किस बात को बताता है? मैंने क्या बताया आपको? माइनस साइन किस बात को बता रहा है? जिस वजह से वोल्टेज बनेगा कॉइल उसी का क्या करेगी? ओपोज करेगी। अगर मैग्नेट के पास आने से वोल्टेज बन रहा है तो कॉइल मैग्नेट के पास आने का ही ओपोज करेगी, और अगर मैग्नेट के दूर जाने से वोल्टेज बन रहा है तो कॉइल मैग्नेट के दूर जाने का ही क्या करेगी? ओपोज करेगी। भैया तो दूर क्यों जा रहा है, तो पास आ। समझ में आ रही बात? अगर कॉइल मैग्नेट दूर जाएगी तो वो दूर नहीं जाने देगी, उसे क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और कॉइल अगर उसके नजदीक आ रही है, यानी मैग्नेट अगर उसके नजदीक आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो कॉइल क्या करेगी? भैया तू नजदीक क्यों आ रहा है, तो यहां से कहां जा, तो यहां से दूर जा। क्लियर हो रही है बात? हमेशा कॉइल मैग्नेट का क्या करता है? ओपोज करेगा। मैग्नेट जो भी काम करेगी कॉइल हमेशा उसका उल्टा करेगी। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यही है हमारा फैराडे का सेकंड लॉ, और यह है हमारे पास में फॉर्मूला। अब आप ये समझ लीजिए कि लास्ट तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा कि कितना वोल्टेज बनने वाला है। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। देखो बेटा, पहला पॉइंट हमारे पास में ये है, हमने लिखा ईएमएफ इज इक्वल टू, ई का मतलब क्या है? ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भले ही नाम में फोर्स आ रहा है लेकिन है क्या ये? वोल्टेज। और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस डी फाई अपॉन, अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, माइनस डी फाई को साहब आप लिख सकते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। और dt को आप लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये आप लोग लिख सकते हैं dt को। हमारे पास में ईएमएफ का ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, और ये फॉर्मूला इसी को एक्सपेंड करके आया। अगर मैंने इसी फॉर्मूले को खोल दिया ना, एक्सपेंड कर दिया, तो ये कंडीशन मेरे पास में बन गई माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और अपॉन में है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बोलिए समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब कैसे कैसे फ्लक्स में चेंज आएगा, कैसे कैसे फ्लक्स में चेंज आएगा, हर कंडीशन की हम लोगों को बहुत ध्यान से डिस्कस करना है। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे फ्लक्स में चेंज आएगा। बेटा नंबर 1 कंडीशन देखो क्या है, ये है हमारे पास में साहब मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है कॉइल ऐसे। इस कॉइल की जो रेडियस है वो है आपके पास में r, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में ये है B1। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन हमारे पास में ये आई कि भाई हमने इस कॉइल को यहां से पकड़ा ऐसे, देखो हमने इस कॉइल को यहां से पकड़ा ऐसे, और यहां से पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड से कहां निकाल दिया? अब आप सोचिए, जब ये कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी ऐसे, तो बहुत सारी लाइन इसके अंदर से पास हो रही थी। देखो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर की डायरेक्शन में है ऐसे। इस येलो वाली कॉइल के अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन पास हो रही थी, यानी इसके अंदर से बहुत सारा फ्लक्स पास हो रहा था। समझ में आ रही बात? अगर मैंने इस कॉइल को यहां से उठाया और यहां से उठाकर बाहर रख दिया, कहां रख दिया? क्या अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है? क्या अब इसके अंदर से कोई लाइन पास हो रही है?
बिल्कुल पास नहीं हो रही है। अब इसके अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है? तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जब ये कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई थी तो इसके अंदर से जो इनिशियल फ्लक्स पास हो रहा था, इनिशियल फ्लक्स, ध्यान से भाई बात सुनना बिल्कुल गौर करके, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास में? V1 कितना है? और बताओ इसका एरिया कितना है, कॉइल के अंदर का एरिया कितना है? कॉइल की जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अरे बोलो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे ऐसे कॉइल ऐसे रखी है, अगर मैं कॉइल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो भी ऐसे ही जाएगा। ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा। बताओ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? एंगल कितने डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। तो मैं यहां लिख दूंगा cos 0, लिख दिया cos 0। ये मेरी इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? इनिशियल फ्लक्स। मैंने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से उठाकर बाहर रख दिया। अगर मैंने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से उठाकर बाहर रख दिया, बताओ फाइनल फ्लक्स कितना हो गया? भैया वहां तो थोड़ी बहुत ही लाइन इसके अंदर से पास हो भी रही थी, अब तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब इसके अंदर से पास होने वाली लाइन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। बोलिए बात समझ आ रही है क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि फ्लक्स में चेंज कितना आया, फ्लक्स में कितना चेंज आया, और अंदर से बाहर तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो t टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? तो फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बेटा समझ आया? अब बताइए आप हमें, फाइनल फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 0। इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में? V1 एरिया ले रहा हूं मैं, तुम एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और अंदर से बाहर जाने में कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? V1 A अपॉन T। लो साहब, इतना वोल्टेज बनने वाला है, इतना वोल्टेज यहां प्रोड्यूस्ड होने वाला है अगर आप कॉइल को उठाकर अंदर से बाहर लेकर जाते हैं तो। क्योंकि कॉइल यहां थी, इसके अंदर से हजारों लाइनें पास हो रही थी, बहुत सारा फ्लक्स इसके अंदर से पास हो रहा था। मैंने कॉइल को अंदर से उठाकर अगर बाहर रख दिया तो कॉइल के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं होगी। कितना फ्लक्स पास होगा? 0 फ्लक्स पास होगा। कितना फ्लक्स पास होगा? तो फ्लक्स में चेंज आएगा भाई हमारे पास में इतना आएगा चेंज। इतना अंदर से बाहर जाने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा? तो बेटा वोल्टेज की वैल्यू हो गई हमारे पास में V1 इंटू एरिया और डिवाइडेड बाय टाइम। इतना वोल्टेज इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होने वाला है, इतना वोल्टेज इसके अंदर बनने वाला है। ठीक है, चिंता मत करो, धीरे 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 सारी बात समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। बस इतना ध्यान रखना, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी ना, तब इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। बात समझ में आ रही है? जब मैंने इसे बाहर रख दिया तब इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। वोल्टेज सिर्फ उस दौरान बनेगा जब कॉइल अंदर से कहां जाएगी? बाहर। जितना टाइम कॉइल को अंदर से बाहर जाने में लगेगा, सिर्फ उतने टाइम के लिए वोल्टेज बनेगा, और दोबारा से वोल्टेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक मैं आपको पहले ही पिछली 2 क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि भैया वोल्टेज सिर्फ तब बनता है जब काहे में चेंज आता है? जब फ्लक्स में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? फ्लक्स में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा क्या है हमारे पास में। कंडीशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? और ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। आप बता सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या है? ये जो इसके जो क्रॉस दिख रहे हैं ना आपको, वो नजदीक नजदीक दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। कैसा है? और इसके जो क्रॉस है वो दूर दूर है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक है। हमने माना ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है B1 और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B2। समझ आ रही है बात? अरे बोलो। अब हमने क्या किया बेटा, ये है हमारे पास में कॉइल, देखो ध्यान से, ये रखी है हमारे पास में कॉइल, दिख रही है बेटा कॉइल? अच्छा,
इस कॉइल की जो रेडियस है मेरे पास में वो है कैपिटल आर। ठीक, मैंने इस कॉइल को यहां से उठाया, इस मैग्नेटिक फील्ड से उठाकर इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसकी रेडियस भी है कैपिटल आर। इसी कॉइल को यहां से उठाकर वहां रख दिया, और यहां से यहां लेकर जाने में जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है, टी। तो पहले आप मुझे बताओ कि फ्लक्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा। भाई यहां तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, तो कॉइल के अंदर से ज्यादा लाइनें पास हो रही होंगी। यहां का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक, तो कॉइल के अंदर से जो लाइनें पास हो रही होंगी वो कम लाइनें पास हो रही होंगी। समझ आ रही है बात। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल के अंदर से ज्यादा लाइनें पास हो रही होंगी, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल के अंदर से कम लाइनें पास हो रही होंगी। बात समझ में आ रही है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि यहां से ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा होगा और यहां से कम फ्लक्स पास हो रहा होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, अरे बोलो। अब बताइए यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाई इनिशियल इज इक्वल टू, बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1, एरिया कितना है A, एंगल कितना है 0, ये बन गया हमारा इनिशियल फ्लक्स, बन गया। अब यहां आते हैं और देखते हैं कि यहां फ्लक्स कितना होगा, फाइनल फ्लक्स। क्या चेंज हुआ, और तो कुछ नहीं चेंज हुआ, ऐसे ही कॉइल को यहां से उठाकर यहां रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था B1, अब कितना हो गया, एरिया सेम रहा, एंगल कितना है, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया। ये तो हो गया इनिशियल फ्लक्स और ये हो गया फाइनल फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ, बता संजना, फ्लक्स घटा या बढ़ा, है घटेगा। क्यों घटेगा भाई, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक, तो फ्लक्स घटेगा। और मैंने क्या बताया था, जब फ्लक्स घटता है तो कैसी पोलैरिटी होती है, अपोजिट पोलैरिटी होती है साहब। जब फ्लक्स घटता है तो अपोजिट पोलैरिटी होती है। ईएमएफ का फॉर्मूला है साइलेंस, माइनस चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। अब जरा मुझे बताइए कि फाइनल फ्लक्स कितना है बच्चों, फाइनल फ्लक्स बताओ कितना है, B2A, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है B1A, और अपॉन में क्या हो गया, टाइम। बोलिए बेटा समझ आया नहीं आया। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो सब मैं कराऊंगा अपने आप। अभी तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बनाएंगे, तो ये हमारा वोल्टेज बन जाएगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि ये वोल्टेज कितनी देर के लिए बनेगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए बनेगा, सिर्फ उतनी देर के लिए बनेगा जितना टाइम कॉइल को यहां से यहां जाने में लगेगा। अगर एक बार कॉइल यहां से यहां पहुंचकर सेट हो गई, फिर उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रही बात, फिर उसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। जब कॉइल यहां रखी है तब उसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं बन रहा है। ईएमएफ सिर्फ उस दौरान बनेगा जब कॉइल यहां से खिसक कर यहां जाएगी। ठीक है, बोलिए समझ आया नहीं आया।